ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करें अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला चैप्टर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेके आए अपनी तरफ से, कोई भी प्रॉब्लम? एक भी सवाल नहीं है? बताओ, ये तो हद की बात होगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी फ्लक्स। कौन बताएगा फ्लक्स क्या होता है? Number of electric field lines passing through a surface. वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स में देखो क्या होता है। फ्लक्स, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या करती है, एक इसी चीज का आइडिया देती है कि अगर किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो उस फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही है, ज्यादा पास हो रही है, या फील्ड लाइंस जो पास हो रही है वो जीरो है। तो एक ऐसी क्वांटिटी को जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर सके, उसका नाम हमने यहाँ पे रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सबसे पहले तो ये जानो कि अगर मान लो आपके पास कोई भी सरफेस है ना, आपके पास कोई भी सरफेस है, सपोज करो यहाँ पे रेड कलर ना दिखता नहीं। अगर ये मेरा पास कोई एक सरफेस है और मैं बोल रही हूँ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना इससे कितनी क्रॉस करके जा रही है, तो देखो अगर मैं ऐसे कुछ डायग्राम बना देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो अभी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक भी क्रॉस करके नहीं गई। तो मैंने क्या बोला कि जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक भी क्रॉस नहीं करके गई, तो इसकी वजह से जो मेरा फ्लक्स है ना वो जीरो है। बस अभी ये सुनो कि क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो फ्लक्स जीरो है। और अगर मैंने ये सरफेस ऐसे रख दिया, मान लो ये मेरी एक सरफेस, एक कोई बॉडी है, और वहां से जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे पास करके जा रही हैं, और अब भी मैं कह रही हूँ कि जो फ्लक्स है वो कितना है? जीरो। तो वो क्यों जीरो है? देखो, फील्ड लाइन पास करके जा रही है किसी सरफेस को, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। मान लो तुम्हारे पास ये कोई सरफेस है, अगर फील्ड लाइन इसके पैरेलली पास करके जा रही है, यानी ये तुम्हारा सरफेस से फील्ड लाइन ऐसे पास होके जा रही है, स्लाइड होके जा रही है, तो अभी भी फ्लक्स तुम बोलोगे कितना है? जीरो। क्यों? फ्लक्स की डेफिनेशन है कि किसी भी सरफेस से फील्ड लाइंस कैसे जानी चाहिए? क्रॉस करके ना। फील्ड लाइन बच्चों किसी भी सरफेस से अगर क्रॉस करके जाएंगी तो हम बोलेंगे कि हाँ। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। शेयर तो करती है स्क्रीन? मैम हो रही है। हो रही मैम है। ऐसे हो रही है। हो तो रही है स्क्रीन शेयर, ठीक है। तो अगर किसी भी सरफेस से फ्लक्स लाइंस
ऐसे रब होके पास कर रही है या फिर ऐसे स्लाइड हो रही है, तो फ्लक्स कितनी मानी जाती है? 0। क्यों? फ्लक्स के भी किसी भी सरफेस से कब लिंक करेगी? जब वो सरफेस से फ्लक्स लाइन कैसे पास करके जाए बच्चों? परपेंडिकुलरली, है ना। अगर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करके जा रही हैं तो तुम बोलोगे कि हाँ जो कि मुझे इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो तुम्हें मिलेगा। अब फ्लक्स की बात आई कि फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है ना। फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो फ्लक्स किस किस चीज पर डिपेंड करना चाहिए कि एक तो तुम्हारा सरफेस एरिया, कि जिस एरिया से तुम्हें देखना है कि जिस एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है वो एरिया कितना, उसका एरिया कितना है ना। अगर मान लो मैंने इस फील्ड लाइन में एक तो ये एरिया बना दिया और एक मैं यहाँ पे बड़ा एरिया बना देती हूँ, ए और बी, तो तुम मुझे बताओ किस वाली सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? ए वाले से। 1 2 3 4 और यहाँ से सिर्फ 2। तो इसका मतलब तुम्हारी जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया पे डिपेंड कर रही है ना, और एरिया पे डिपेंड कर रही है। दूसरा और किस पे डिपेंड करेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे भी करेंगे। फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसमें कैसे करेंगी? देखो फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। अब यहाँ पे पता है क्या इशू है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, ठीक है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। फ्लक्स क्वांटिटी है तुम्हारी स्केलर, और जो अभी तक फील्ड पढ़ा है तुमने वो है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये स्केलर। तो यानी तुम यहाँ से डायरेक्ट फ्लक्स निकाल लोगे तो तुम डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे कि वहां से जो फ्लक्स की पर्टिकुलर सिर्फ वैल्यू है वो कितनी पास हो रही है, किससे? फ्लक्स से। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अगर देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी? ज्यादा होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो वीक हो जाएंगी, है ना, मतलब उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मान लो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक सरफेस एरिया लिया, अब मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ना स्ट्रेंथ बढ़ा दी। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, मैंने स्ट्रेंथ और एरिया मैं सेम लेके चलूंगी। मैंने अभी एरिया में कोई चेंज नहीं किया है, एरिया मैंने सेम लिया, ठीक है, एरिया ए। तो अभी मुझे बताओ एरिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाने से या उनकी डेंसिटी बढ़ाने से, और अभी मैंने एरिया सेम लिया है, फ्लक्स लाइंस बढ़ गई ना, यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो तो दूसरा केस क्या है जो जिस पर फ्लक्स डिपेंड करेगा? पहला तो एरिया, दूसरा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब डेंसिटी। जहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होंगी, वहां पर ऑटोमेटिकली जो फ्लक्स लिंकेज जाएगी बढ़ जाएगी। भाई ये तो देखो सिंपल सी बात है, जिस चीज को कैलकुलेट कर रहे हो अगर वही चीज बढ़ रही है तो उससे रिलेटेड क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। कैसी होगी? ऐसे मैंने तुम्हें ये शो करके दिखा दिया। अच्छा, ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिस थ्रू द एरिया ग्रेटर इज द फ्लक्स, है ना। ग्रेटर क्या रहेगा? ये मैं डायग्राम रब कर देती हूँ वरना तुम जब नोट्स पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। इन डायग्राम तुम्हारी स्क्रीन पे ऑलरेडी है जो तुम्हें कल वाले नोट्स भी आपने सेंड नहीं किए थे। कल वाले नोट तुम्हारे उस पे होंगे ना, यस शीट पे मिल जाएंगे तुम्हें, क्लास में नहीं भेजोगे। तो फील्ड क्या कह रहा है? फील्ड स्ट्रॉन्ग डेंसिटी इज हायर, ग्रेटर नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास थ्रू द सरफेस एरिया एंड द ग्रेटर फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस। तो इसका मतलब फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा। और देखो एरिया का तो हम देख ही चुके हैं, एरिया जितना बड़ा होगा उससे उतनी ही ज्यादा सरफेस लाइन पास करेंगी, तो ऑटोमेटिकली एरिया पे भी तुम्हारा फ्लक्स लिंक करेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एंगल, है ना। सबसे बड़ी क्वांटिटी है इंपॉर्टेंट क्वांटिटी एंगल। जैसे
एक सेकंड, मैं पहले समझा दूंगी फिर रब कर दूंगी, ठीक है? बस समझने के लिए लिखवा रही हूँ। देखो कैसे डिपेंड करेगा एरिया पे। मान लो तुम्हारे पास ये कोई भी एक सरफेस एरिया है, इस एरिया से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना ऐसे पास कर रही है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, ठीक है? किसी भी एंगल से, मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। तो अभी अगर मैं तुमसे बोलूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाओ, तो तुम फटाफट बना दोगे कि मैम ये ई कॉस थीटा हो जाएगा और दिस कंपोनेंट विल बी ई साइन थीटा। अब फ्लक्स बनाने में क्या दोनों कंपोनेंट काम आएंगे या फ्लक्स बनाने में कोई एक काम आएगा? एक cos थीटा का एक काम आएगा। अच्छा क्यों? एक बात बोल लो, जो ई साइन थीटा कंपोनेंट है, जैसे तुम अपनी कॉपी का पेज उठाओ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होके चली जाएंगी ऐसे, अगर तुम देख पा रहे हो टैब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होके चली जाएंगी। तो फ्लक्स की डेफिनेशन कह रही है कि फील्ड लाइंस को क्रॉस करना जरूरी है। जैसे तुम्हारे सामने ये डायग्राम में देखो, फील्ड लाइंस को ऐसे क्रॉस करना है ना, तो ऐसे क्रॉस करेंगी तभी फ्लक्स बनाएगी। तो बताओ कौन सी ऐसी कौन सा वाला है जो फ्लक्स को क्रॉस कर रहा है? ई cos थीटा। वेरी गुड, ई कॉस थीटा। ई साइन थीटा रब करके जा रहा है, तो यानी एंगल पे भी डिपेंड करेगा, है ना। अगर मान लो ई कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, यानी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है बच्चों? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अभी तुमने ये देखा थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी तो मैंने ये किससे बनाया है, देखो अभी तो हॉरिजॉन्टल से बना दिया है ना। अब एक्चुअली में ये थीटा किसका एंगल होता है वो समझो। एक क्वांटिटी आती है स्टूडेंट्स एरिया वेक्टर। मैं ये जो रफ वर्क है इसको मैं रफ करती जाऊंगी, है ना, क्योंकि दीज आर द रफ वर्क तुम्हें समझाने के लिए। तो अब देखो एक क्वांटिटी आती है हमारे पास एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया वेक्टर अभी तक तुम जो पढ़ते आए हो, एरिया, सरफेस एरिया, वही चीज है, बट यहाँ पे एरिया के साथ वेक्टर जुड़ गया। यानी एरिया के साथ एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक वेक्टर क्वांटिटी भी जुड़ी हुई है, जो कि उस एरिया का क्या देगी? डायरेक्शन देगी। डायरेक्शन देगी, है ना। तो किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? एक तो एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए? रेडियली आउटवर्ड्स होना चाहिए सरफेस से, ठीक है। उस सरफेस से तुम्हारा एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड्स होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? नॉर्मल टू द सरफेस। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए तुम किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। अब मान लो तुम्हारे पास ये मैंने एक सरफेस बना दी। अब इस सरफेस पे मैं तुमसे बोलती हूँ मैंने एक छोटा सा डीएस एलिमेंट कट किया। अब आप मुझे इसका एरिया, इस पे मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ करके बताओ। तो मैंने क्या बोला है? नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल बच्चों ऐसे। अब डायरेक्शन देखो, आउटवर्ड दो हो सकता है, तो रेडियली परपेंडिकुलर चाहिए ना। नॉर्मल एक तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट मैंने क्या बोला है? आउटवर्ड, यानी सरफेस है उससे बाहर होना चाहिए। यानी ये तुम्हारा एरिया वेक्टर, जिसे एन कैप से डिनोट किया जाएगा। सपोज करो अब मैं एक सिलेंडर की सरफेस बना रही हूँ। ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में देखो तीन सरफेस दिख रही होंगी, एक दो तो तुम्हें ये तो अभी अगर मैं तुमसे पूछूं फर्स्ट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, किधर होगी? लेफ्ट की ओर, ऊपर को मैम। नेगेटिव एक्स एक्सिस। वेरी गुड, यहाँ पे इधर की तरफ, है ना। राइट की तरफ। और जो रेक्टेंगल है इसमें कहाँ हो जाएगी? ऐसे ऊपर। तो अभी देख लो सब में क्या है? सरफेस के नॉर्मल है, सरफेस के नॉर्मल के साथ साथ सरफेस के बाहर की तरफ भी है ना। ठीक है, ये होता है एरिया वेक्टर। अब ये जो थीटा जो एंगल था, ये किसके किसके बीच में एंगल था? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक। क्योंकि मैंने जब ये तुम्हें सरफेस बनाया तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ये एरिया वेक्टर था
और ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था। तो कहीं ना कहीं जो ये एंगल ई कॉस थीटा आया है, ये थीटा जो एंगल है वो नॉर्मल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का वेक्टर है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो फ्लक्स फाई है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ए क्या है एरिया, ये मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों का एंगल विच इज कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो दिस इज फ्लक्स जो हमें आज पढ़नी है, फॉर्मूला हमने देख लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो तुम्हें मिल जाएंगी। देखो एंगल बिटवीन द फील्ड एंड एरिया डिक्रीजेस। अब ये क्या बोला है कि एंगल जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल को अगर डिक्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल पास, ठीक है। बट व्हेन द सरफेस एंड द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब क्या हो जाएगा, ज्यादा होगी मैम इलेक्ट्रिक फील्ड। यस मैम। हाँ, तो ग्रेटर फ्लक्स विल पास। तो इसमें ये लिखा हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिए तुम्हें। ये पूरा एरिया वेक्टर का यहाँ पे डायग्राम समझाया हुआ है, कैसे एरिया वेक्टर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मैम अगर थीटा 90 होगा तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ, अगर थीटा 90 हो जाएगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारे एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो तुम्हारे बीच में फ्लक्स जीरो, तुम्हारा फ्लक्स जीरो होगा, बिल्कुल। क्या लिख रहा है, बट व्हेन सरफेस एंड फील्ड, अच्छा इसमें देखो सरफेस लिखा हुआ है, इसमें एरिया वेक्टर नहीं है, उसमें बोला व्हेन सरफेस एंड फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब है जब सरफेस और फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन है, ये बोल रही है कि जो सरफेस है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो कोई ये एक सरफेस है, मैं फील्ड के परपेंडिकुलर बनाती हूँ, तो जैसे देखो ये तुम्हारे डायग्राम में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ये फील्ड के जो ये सरफेस है ये परपेंडिकुलर है ना। तो अब यहाँ से जो एरिया वेक्टर आएगा वो फील्ड की डायरेक्शन में ही आया, तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया, थीटा, 0 डिग्री। तो दिस विल गिव यू ग्रेट, वो समझाया गया, ठीक है। ओके मैम। थीटा जितना कम होगा फ्लक्स उतनी ज्यादा होगी। कॉस का एंगल है तो कॉस देख लो 0 से 90 तक बढ़ेगा, सॉरी 0 के बाद कम होता चला जाएगा, फिर 90 से बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी जितना बड़ा वो तो कॉस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हाँ, अब इसमें क्या है कि अगर किसी ऐसे सरफेस की वजह से निकालना है कि इसमें हमें क्या लेना पड़े, छोटा छोटा सरफेस एलिमेंट लेना पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल एलिमेंट का निकाल लेंगे कि एक छोटे से एलिमेंट की वजह से फ्लक्स कितना है, और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। तो फ्लक्स का तुम्हारे यहाँ आपके पास एक और फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। किसका इंटीग्रेशन है, देखो सरफेस इंटीग्रल, तो ये सरफेस इंटीग्रेट कर लिया ई डॉट डी एस, ठीक है। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को एक बार। तुम एक भी क्वेश्चन नहीं लेके आए ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो कोई नहीं, तुम ये क्वेश्चन करो, फिर एक तुम्हें रिवीजन क्वेश्चन भी देना है कल की क्लास के लिए, मतलब जो कल की क्लास में पढ़ा था उसका। 29 ये तो आंसर है। आंसर, हाँ तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तुम्हें वेक्टर फॉर्म में, और तुम्हें एरिया वेक्टर भी दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। तो क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई और आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो आई जे का डॉट प्रोडक्ट 0, तो यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, सिमिलर में ही इनटू होंगे। तो 5 हो गया, ये प्लस 8 प्लस 18, तो 18 प्लस 8 प्लस 5, तो ये 29 तुम्हारा 29। दिस विल योर 31 आंसर। 5 प्लस 8 प्लस 18 कितना हो गया, 8 और 18 और 8, गलत, ये 31 गलत है शायद।
मैम सही तो है। सही है। 5 Yes, प्लस 30, 8 31. प्लस 18, 18 19 20 21 22 23 और 18, हाँ तो 23 और 8 31 हो गया ना। तुमने 29 क्यों बताया? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। ये बताओ, एक चार्ज q is placed at the center of a sphere of radius, prove that the electric field through the sphere of the surface due to the charge is। देखो ये क्या है, ये तुम्हारे गॉस लॉ को प्रूव कर रही है। ये जो इक्वेशन है दिस इज प्रूविंग गॉस लॉ। जो अभी फ्लक्स से आगे बढ़ोगे तो फ्लक्स और गॉस लॉ कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिलेट करेंगे। तो ये इन्होंने पूछा है कि मान लो अगर एक स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, एक स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज है, तो उससे फ्लक्स, उससे लिंक्ड होने वाली फ्लक्स कितनी है, ये तुमने निकाली है बाय फ्लक्स से, है ना। गॉस लॉ से तुम डायरेक्ट निकालोगे। तो देखो क्या किया है तुमने, ई डॉट डी एस कॉस जीरो। तो कहीं अगर तुम्हारा ये सरफेस है, इस सरफेस पे छोटा सा एलिमेंट डी एस कट कर लो, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो ई डॉट डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज की वजह से हर डायरेक्शन में होगी। देखो हर डायरेक्शन में होगी, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस सरफेस एरिया से पास हो रही होगी वो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो इनके बीच में एंगल 0 बनेगा। तो सिर्फ सरफेस इंटीग्रल को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। स्फीयर का सरफेस कितना होता है, 4 पाई कैपिटल आर। हाँ, ई की वैल्यू रख दी, कितना इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा होगा, आर दूरी पर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी सरफेस के स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज को रखा है तो उससे लिंक होने वाली फ्लक्स उस सरफेस के पास कितनी है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसको हम आगे जाके क्या बोलेंगे, इसको आगे जाके बोलेंगे गॉस लॉ। तो ये तुम्हारी गॉस लॉ का भी एक तरीके का बोल सकते हो, ये गॉस लॉ का प्रूफ है। यहाँ से तुम्हारी शुरुआत होती है गॉस लॉ से। और अभी हम लोग फ्लक्स के बहुत ढेरों क्वेश्चन करेंगे इसमें। मेरा पिटारा निकलेगा, उसमें बहुत सारे फ्लक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ये से बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई नहीं, अभी जो इस पीपीटी में है ना, फिर वही करो, अगली क्लास में उठा लेंगे हम लोग क्वेश्चन। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, चार्ज, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं। एक तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, दूसरा तुम्हारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आता है तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग अभी जब गॉस लॉ की और फ्लक्स के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे बहुत यूज में आएंगे। तो लीनियर, जैसे नाम से पता चल रहा है कि 1D बॉडी पे अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और मुझे किसी छोटे से पार्ट के लिए चार्ज निकालना है तो मैं किसका यूज करूंगी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। और अगर बॉडी कैसी, ये तो 1D बॉडी के लिए हो गया। अगर तुम्हारी एक ऐसी बॉडी है जो 2D बॉडी है और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसको बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर कोई 3D बॉडी है उस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसे बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। लैम्डा से। अब देखो जो ये लैम्डा का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसकी लेंथ L है, सपोज करो, उस लेंथ L पर
जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, सपोज करो Q, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये लैम्डा का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी पर इस पूरी कंप्लीट लेंथ पे जो इसके छोटे से पर यूनिट पे जो चार्ज है वो कितना है, Q/L। अब मैं तुमसे बोलती हूँ कि मुझे तुम लोग चार्ज बताओ डीएल लेंथ का कितना आएगा, तो तुम कैसे बताओगे, QL मल्टीप्लाई, अगर पर यूनिट का आ गया तो तुम किसी भी लेंथ का निकाल सकते हो, कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे DL से, है ना, DL से। अभी ये तो तुमने निकाला है चार्ज लैम्डा की टर्म्स में, है ना, लैम्डा की टर्म्स में Q/L DL। अगर मैं तुमसे पूछूं दूसरा और किस तरीके से आ सकता है सवाल, कि अगर मान लीजिए तुम्हारे पास यही एक चार्ज बॉडी है, इसके पास के लैम्डा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है और इस पे Q चार्ज डिनोट है, ठीक है, अब इसकी लेंथ भी मान लो L है। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे DQ चार्ज चाहिए, मतलब जो DQ चार्ज है वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितना है, तो कैसे बताओगे DQ चार्ज कितना हो जाएगा, बोलो। लैम्डा DQ इक्वल हो जाएगा तुम्हारा टोटल लेंथ जो कि पर यूनिट चार्ज है लैम्डा, और जितनी लेंथ का चार्ज चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, DQ क्या हो गया तुम्हारा, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा DL, ये तुम्हारा डी आ गया इस तरीके से, और यहाँ से तुम पूरी कंप्लीट किसी भी पर यूनिट पर चार्ज निकाल सकते हो, और इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम्ब, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ये हो गया तुम्हारा कुलाम्ब पर मीटर। अब आ गया सरफेस चार्ज, तो सरफेस यानी 2D बॉडीज पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा डिनोट करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा, तो सिग्मा किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बस मुझे सिर्फ डीएस, छोटे से डीएस एलिमेंट का चार्ज बता दो कि इस छोटे से एरिया पे चार्ज कितना है, तो तुम इस छोटे से एरिया का चार्ज जिसे तुम बोलोगे डी रो, वो कितना आ जाएगा, Q/A मल्टीप्लाई बाय डीएस। तो जितने एरिया का चार्ज चाहिए, हाँ, तो यहाँ से क्या फायदा है तुम्हें, अगर पर यूनिट का चार्ज तुम्हें मालूम है तो तुम क्या कर सकते हो, डीएस से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो QA क्या है, सिग्मा, तो डी सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा डीएस, इस तरीके से, ठीक है? ये तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये एरिया की टर्म्स में है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, कुलाम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर, कुलाम्ब मीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, रो, ये 3D बॉडी को डिनोट करता है, 3D बॉडी की यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पे ये है, तो अगर तुम्हें डीवी वॉल्यूम पे चाहिए तो इजीली तुम यहाँ से चार्ज निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, अगर डी मल्टीप्लाई बाय डीवी करके, है ना, और Q/V को और क्या ले सकते हो तुम, रो, तो ये हो गया रो डीवी इज अ चार्ज ऑन छोटी जितनी भी यूनिट पर तुम्हें चार्ज चाहिए, ठीक है? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर कुलाम्ब पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का वो है। ये वाला क्वेश्चन करिए एक बार। मैं 40 × 10⁻⁶।
40 इंटू 10। देखो क्या क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है जिसकी यूनिट 2 मीटर है, जिसका डायमीटर 2 मीटर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो ये वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फाइंड द चार्ज ऑन द स्फेयर। तो चार्ज, पूरी स्फेयर का चार्ज कैसे निकालोगे? 40 म्यू कूलम। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे ना पर चार्ज डेंसिटी को। एरिया ये से पर यूनिट चार्ज एरिया से मल्टीप्लाई। स्फेयर है, स्फेयर में एरिया आएगा कि वॉल्यूम? अच्छा, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2 मीटर डायमीटर हैज मैम 0.016। वो तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तुम्हें चार्ज डेंसिटी दी हुई है, मतलब ये पर यूनिट वॉल्यूम का, उसका पर यूनिट एरिया का चार्ज है, मीटर स्क्वायर है ना, तो ये पर यूनिट एरिया पे चार्ज है। तो तुम एरिया पे मल्टीप्लाई 80 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 पाई आर आर स्क्वायर। और स्क्वायर। तो आर की वैल्यू तुम्हारे पास है ऑलरेडी, पर ये देख ले, तो उससे तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? चार्ज। तो इंटू 80 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर करना है, और तो कुछ नहीं करना। यस ये मैम। 80 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो, ये डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर, रेडियस में उसको 1 मीटर कर लेंगे, है ना। मैम तो अभी स्फीयर का एरिया क्यों ले रहे हैं हम? वॉल्यूम नहीं होनी चाहिए? ये सरफेस ऐसा चार्ज स्फीयर होगा ना देखो मैंने उस दिन तुम्हें ये बताया था ना कि जो कंडक्टिंग स्फीयर्स होंगे, शेल होगा, उसके जो चार्ज होगा वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? एरिया पे। वॉल्यूम में जब होगा जब नॉन कंडक्टिंग होगा, है ना, तो इसलिए यस एरिया मैम। क्या है। तो अभी एक क्वेश्चन कर दो तुम। तुम लोग ना प्रॉब्लम नहीं लेके आते, ये थोड़ा मुझे अजीब लगता है। याद है तुम रिवाइज ही नहीं करते। आज तो छुट्टी होगी, आज छुट्टी थी। तो एक बहुत बढ़िया सवाल है, कल आप पोटेंशियल या वर्क डन पे लगा लो, जिस पे भी सोचो, मैं नहीं बता रही क्या है। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ। ये तुम्हारे पास एक स्फेयर है, ये सेंटर है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। इसका रेडियस तुम्हारे पास आर है। तो फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये कैपिटल क्यू है। बी पॉइंट से स्मॉल चार्ज को ए पॉइंट पर लेके आना है, तो मुझे वर्क डन बताओ कितना करोगे? बस इतना सा छोटा सा सवाल। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर। इतना आसान नहीं है। ब्रिंगिंग ए चार्ज छोटा क्यू फ्रॉम बी टू ए, तो वर्क डन बताइए भाई कितना लगेगा? तुम्हें जो भी निकालना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक जो भी है, मुझे वो बता दो, बाद में मैं पूछ लूंगी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही होगा, क्योंकि बी से ए ला रहे हो, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं लेके आएगी माइनस क्यू इंटू डेल वी। ना। ऐसे तुक्के मत मारो, मैंने पोटेंशियल निकालना सिखाया है, फाइनल माइनस इनिशियल वो सब करो। चलिए।
क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, इनिशियली कितना बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? फाइनल KQ by मैंने R, KQ by आर। ठीक है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? KQ by 2R into 3R square minus R square upon R. ए पॉइंट पे, वो तो पूरा है ना। ए पॉइंट बताओ, ए पॉइंट कहाँ है? सेंटर पे है ना। सेंटर पे कितना बताया था मैंने? 0 मैम। वो रिंग के केस पोटेंशियल तो जीरो कभी भी नहीं था। पोटेंशियल तो कभी भी जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल तो कभी भी नहीं होगा जीरो। जिसने फॉर्मूला अभी मुझे पढ़ के सुनाया है उसमें वैल्यूज पुट करो। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी रखोगे उसमें? Then 3KQ R upon 2. वेरी गुड। तो सेंटर पे ये वो वाला केस है जहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, जिसके चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ होता है। तो इनसाइड के लिए पोटेंशियल की मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, और वहां पर जब तुम स्मॉल आर की वैल्यू जीरो रखोगे तो वो भी मैंने पुट करवाया था कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, 3/2 KQ। तो देखो, यू फाइन सॉरी, दो चीज है तुम्हारे पास। यू इनिशियल बी पॉइंट पे है, विच इज के कैपिटल Q बाय R, है ना। कैपिटल चार्ज है Q की वजह से। फाइनल पे कितना होगा? 3/2 KQ बाय R। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो Q फाइनल चार्ज में को 3/2 कैसे हो गया है क्या? मैम? फाइनल में 3/2 KQ by R ये कैसे आया? ए बी से ए लेके आए हो ना आप। बी पॉइंट ये कौन सा हो गया? इनिशियल। फाइनल ए पॉइंट पे गए तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 3/2 KQ/R। तो मैंने यही तो ये यहाँ पे लिखा है ना, बी से ए आना है। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल ये है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट और दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। तो ये तुमने क्या लिखा? पोटेंशियल फाइनल। फाइनल पोटेंशियल कितना है? 3/2 KQ/R। ये कितना है? KQ/R। ये तुम्हारा आंसर है। बस इसको और सॉल्व कर लो। K कैपिटल Q स्मॉल q/R। ये कितना बचा? 3/2 माइनस 1/2 है ना। यही यस आंसर। यस मैम। तो कितना हो गया? Q/4/8 सॉरी 48 क्या कर दिया, ये 8 हो जाएगा ना। 8πε0r। तो इतना आसान सवाल था जिसमें आप लोगों ने थोड़ा सा समय लगा दिया। कहाँ पर चला गया? एक क्वेश्चन और इसमें यहाँ पे एक पॉइंट और आता है जो मैं कल यहाँ पे स्किप हो गया था, पर अभी एक क्वेश्चन कर दो, उसके बाद वो पॉइंट हम बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन, दो सर्कुलर लूप हैं, ठीक है। दो सर्कुलर लूप बनाया है, सर्कुलर रिंग्स हैं ये, ठीक है। दोनों सर्कुलर रिंग है। इस रिंग की रेडियस मान लो, मैं बस बता रही हूँ, इस रिंग की रेडियस है 0 पॉइंट, अपने आप डायग्राम बनाओ, मैं डायग्राम भी नहीं बना के दे रही। इस रिंग की रेडियस है 0.09 मीटर, ठीक है। ऐसे है कि दोनों की जो सेंटर है वो कॉन्साइड कर रहे हैं एकदम इस तरीके से, ओके। इनके सेंटर से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है मैं वो बता दे रही हूँ, 0.12 मीटर। दोनों पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10⁻⁻⁴ कूलाम। इस पे भी 10⁻⁻⁶ कूलाम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन द सेंटर्स ऑफ लूप। क्वेश्चन इतना ही है, जो डाटा था वो दे दिया मैंने, सवाल लिख देती हूँ। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ लूप।
मीटर। तो तुम्हारे पास देखो क्या है, दो रिंग है, दोनों रिंग का पोटेंशियल निकालो और उन रिंग का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, यानी पोटेंशियल एक रिंग का दूसरी रिंग में से माइनस करके मुझे पोटेंशियल बता दो। होमवर्क। इस, इसके बाद एक छोटू सा टॉपिक है, सेल्फ इंटरेक्शन, सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी। सेल्फ एनर्जी तो मैं मॉड्यूल से पढ़ाऊंगी, वहां पे अच्छा लिखा हुआ है। हो गया। अच्छा, पहले सिर्फ ए रिंग का पोटेंशियल निकालो। पहले क्या करना है, ए रिंग का पोटेंशियल निकालना है तुम्हें आसानी करने के लिए। तो मुझे बताओ, ए रिंग का पोटेंशियल बच्चों किस किस की वजह से होगा? रिंग ए पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा? ए की वजह से, बी की वजह से, दोनों की वजह से होगा। दोनों पे बी। चार्ज है, एक बात बताओ, इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, तो खुद के, एक तो खुद के चार्ज की वजह से होगा और एक बी के चार्ज की वजह से होगा। खुद के चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय आर, जो इसका रेडियस है। हाँ या ना, बोलो भाई। यस इसके सरफेस पे जो चार्ज है वो तो अपनी खुद की, देखो तुम्हें सब आता है, तुम पता नहीं करना क्यों नहीं चाहते। तो इसका कल यही तो बताया था, ऐसे ही करना है। तो इसकी खुद की वजह से चार्ज के क्यू बाय आर, अब इसके वजह से भी चार्ज होगा बच्चों। तो अभी देखो कुछ दूरी पे है, तो हम क्या मान लेते हैं ऐसे रिंग के चार्जेस को, पॉइंट चार्ज। तो मान लो यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे ये चार्ज होगा, तो ये डिस्टेंस है सेंटर से। रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, रूट आर प्लस 0.12 मीटर वाला स्क्वायर। वेरी गुड। तो एक ये वाली डिस्टेंस हो गई तुम्हारे पास, कितना, प्लस के। देखो दोनों में चार्ज सेम है, तो ये डिस्टेंस, इसके पास रेडियस कितनी है, ये 0.09 में लिख देती हूँ, 0.09। वॉइस नहीं आ रही? 0.15। हाँ, ये स्क्वायर। तो ये हो गया है ना, तो ये तुम्हारा टोटल है। इसका आर कितना है, 0.05। तो ये पोटेंशियल है ए रिंग का। तो इसकी वजह से जो बी रिंग का सारा पोटेंशियल है, तुमने क्या कर दिया, बी पे इस पॉइंट पे निकाल दिया, उसके सेंटर पे। ठीक है, Q2 चार्ज। अब ऐसे सिमिलरली बी की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक तो उसका खुद का के क्यू बाय आर, प्लस ए की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन ये वाली रेडियस और उसका ये वाला रेडियस। तो ये कैसे आएगा, ये वाला पॉइंट अंडर रूट 0.05 स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस तुम्हें निकालनी है और ये 0.12 का स्क्वायर। चलो, ये आर कौन सी आएगी, 0.09। ये बी का पोटेंशियल आ गया, ये पोटेंशियल ए का आ गया। अब ये करना, खुद करो। पहले एक रिंग को लेके बैठो, उस एक रिंग पे देखो, उसकी खुद की वजह से तो वही के क्यू बाय आर। दूसरी रिंग की वजह से क्या करोगे, उस पॉइंट से लेके उसके सेंटर तक की दूरी निकाल लो, कि सारा चार्ज की डिस्टेंस जो है सेंटर से सेंटर पे निकाल लिया तुमने। वो यार, मतलब हो जाएगा ना, आगे बढ़ू मैं? यस मैम, हो जाएगा। कर लोगे ना, आसान था।
अब देखो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आएगा, ये ना मॉड्यूल्स, अगर तुम पता नहीं खोलते हो भी कि नहीं, मॉड्यूल्स खोलना, ये होमवर्क है तुम्हारा। सेल्फ मॉड्यूल्स में लास्ट टॉपिक मिलेगा, लास्ट टॉपिक सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी। आसान सा टॉपिक है, नहीं भी समझ आए तो अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगी, पर तुम्हें पढ़ के आना है। सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से अगला टॉपिक होता है। यहाँ से अभी पिछले 4 साल से सवाल नहीं आया, पर मुझे लग रहा है इस साल पक्का आएगा। तो ये एक बार इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो तुम्हें ये करना है, ठीक है। जरूर ये स्टार मार्क कर रही हूँ, मॉड्यूल से जरूर पढ़ना है तुम्हें, अदरवाइज मैं तुम्हें कराऊंगी। अब देखो एक टॉपिक आता है पोटेंशियल में, सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग वाले। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं क्या करती हूँ, अर्थिंग और ग्राउंडिंग एक ही बात है, मैं अर्थिंग वाला थोड़ी नहीं समझाऊंगी, बस क्वेश्चंस कराने हैं। मान लो तुम्हारे पास अगर ये एक स्फीयर है, ठीक है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू यूनिफॉर्मली, ठीक है, पूरा चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके पास रेडियस आर है। मैंने क्या किया, इस स्फीयर को अर्थिंग कर दिया। तो मुझे बताओ इस स्फीयर पे चार्ज क्या हो सकता है और पोटेंशियल क्या हो सकता है? पोटेंशियल कितना होना चाहिए? अगर मैंने अर्थिंग कर दिया तो इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट? 0। ऐसे कुछ भी आंसर मत दो, इनफाइनाइट के क्यू बाय आर, सोच लो। तुमने अर्थिंग कर दी, देखो जब भी अर्थिंग करते हो किसी भी चीज की, अगर किसी भी चीज को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अच्छा अब घर में सेफ्टी इश्यूज होते हैं तो हमेशा हम अर्थिंग करते हैं, क्यों करते हैं? कि उसका पोटेंशियल कितना हो जाए, करंट कब फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि अर्थ कर दिया तो हमेशा जिस बॉडी को अर्थ किया जाएगा उसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0, हमेशा, ये कंफर्म है। बट चार्ज अगर सवाल आता है, देखो पेपर में ऐसे सवाल आता है कि अर्थिंग कर दी, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, इस सरफेस का पोटेंशियल भी 0, चार्ज भी 0, दूसरा आएगा V इक्वल्स टू V बट Q इक्वल्स टू 0। एक ऑप्शन दे देगा V इक्वल्स टू 0 बट चार्ज डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक ऑप्शन दे देगा V डज नॉट इक्वल्स टू 0, ना ही चार्ज डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसमें से तुम कौन सा ऑप्शन टिक करके आते हैं? थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट कह रहे हैं कुछ बच्चे, थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड, जिसने थर्ड बोला एकदम सही बोला। अर्थिंग में क्या होता है, चार्ज 0 हो ये कंपलसरी हमेशा नहीं है, बट पोटेंशियल इज ऑलवेज 0, कोई कैसी भी कंडीशन हो, अर्थिंग है तो पोटेंशियल डेफिनेटली 0 होगा, चार्ज 0 होना इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, कई बार बच्चे अर्थिंग को चार्ज 0 से समझ लेते हैं कि उस बॉडी का चार्ज 0 हो जाएगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल 0 होगा। अब यहाँ पे एक सवाल देखो, इन्हीं तरीके से जो अभी तक हम लोगों ने करते आए हैं शेल का, ऐसा ही एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉ करती हूँ। तुम्हारे पास 2 शेल है, इनर शेल है, इसकी भाई रेडियस मैंने R1 बना दी, और जो तुम्हारा आउटर शेल है इसकी रेडियस मैंने R2 बना दी, ठीक है। जो अब इनर शेल है, ये जो छोटा वाला शेल है जिसकी रेडियस R1 है, इसको क्या किया हुआ है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, ये प्लस क्यू नॉट। ये वैसे ये प्लस क्यू नॉट ना ऐसे बना के नहीं दिखाया था, पर मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रही हूँ, पहला सवाल है ना इसलिए। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर, इसकी वैल्यू कितनी है मैं यहाँ बता देती हूँ, क्यू नॉट, ठीक है, अंदर वाले शेल पे। अब जो बाहर वाला शेल है भाई, इसको कर दिया हमने अर्थिंग, ओके। तो तुम्हें बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, चार्ज ऑन आउटर शेल। ये इस तरीके के सवाल तुम देखोगे कई बार ये इस तरीके के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज ऑन आउटर शेल, और सेकंड है पोटेंशियल ऑन इनर सेल। चलिए
हम क्वेश्चन में ही तुम्हें सारे वो समझा देंगे, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना समय नहीं है हमारे पास। दो सवाल कराएंगे, 2 सवाल में तुम्हारा ये इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो ही जाएगा। 15 मिनट से हाँ हो जाएगा। आउटर शेल पर चार्ज बताना है, तो आउटर शेल का पोटेंशियल 0 है ना, तो इस पे मान लो कि कोई भी चार्ज जो तुम्हारा मन करे कि इस पे क्यू चार्ज है, तो पोटेंशियल निकाल लो आउटर शेल पे और उसको 0 के बराबर कर लो। पोटेंशियल निकालने में सिखा चुकी हूँ कल वाली क्लास में। बी पॉइंट पर तुम पोटेंशियल निकालो, बी शेल ये जो है तुम्हारा आउटर शेल, इस पे पोटेंशियल निकालो और लेट कर लो कि इस पे चार्ज अगर तुम मानना चाह रहे हो Q2, तो लेट कर लो इस पर चार्ज Q2 आ गया। अब पोटेंशियल निकालो बी पे। चिराग आया, जतिन चिराग। या तुम इतना टाइम लगवा देते हो, मैं अपनी कलाकारी शुरू कर देती हूँ। बताओ पोटेंशियल ऑन बी इनर सरफेस की वजह से, इनर शेल की वजह से कितना होगा? KQ/2R। KQ/R2। R2, कैपिटल R। R2 ठीक है। अब बी पॉइंट पे और कितना होगा? मैंने लेट कर लिया कि उस पे जो चार्ज है वो Q2 है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो KQ2/R2 होगा। पर अर्थिंग की वजह से तुम्हें पता है ये पोटेंशियल कितना होने वाला है? 0। तो खुद बताओ कितना चार्ज हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और आएगी यहाँ पे, देखो इनर शेल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इंडक्शन, एक यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज आता है बच्चों यहाँ पे। इसकी वजह से क्या आएगा, इंड्यूस्ड चार्ज बनेगा यहाँ इसकी इनर शेल पे। अब इनर शेल पे कितना चार्ज है? -Q। पर जो आउटर शेल पे तुमने माना चार्ज कितना है? Q2। तो एक काम करो, इनर शेल पे और कितना चार्ज ऐड करोगे? तो यहाँ पे माइनस, इनर शेल की वजह से कितना चार्ज? -KQ0/R2 इक्वल्स टू 0 है ना। इंड्यूस्ड चार्ज का ध्यान रखना, जब भी पोटेंशियल वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो जरूर होगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज हुआ। अब ये वाले ना, जब इंडक्शन नहीं होता था तब ये केस नहीं लेते थे इंड्यूस्ड चार्ज का, जब मतलब ग्राउंडिंग नहीं करते थे तब मैंने तुम्हें नहीं बताया कि इंड्यूस्ड चार्ज लो। वो क्यों नहीं बताया था? क्योंकि उसके अपोजिट सरफेस पे उस टाइम में कौन सा चार्ज आ जाता था? प्लस चार्ज। तो नेट चार्ज क्या हो जाता था? 0। सुन रहे हो? अगर ये अर्थिंग नहीं होती, मान लो ऐसे होता, ठीक है, और अर्थिंग नहीं दी होती, और अगर ये आता कि इस पे प्लस का Q0 चार्ज है
पोटेंशियल बी पे बताओ। मैंने तब तो तुम्हें नहीं बोला कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लो, नहीं बोला ना। तो देखो क्यों नहीं बोला, अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तुमने बोला कि मैम इंड्यूस्ड हो गया, क्योंकि इंड्यूस चार्ज है तो अपोजिट नेचर का होगा, तो इनर सरफेस पे मान लो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव आया तो बच्चों इस स्फीयर के जो आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज में। नेट चार्ज Yes, ma'am. आउटर वाले स्फीयर पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड की वजह से जीरो। आई इंड्यूस्ड कितना हो गया, आउटर शेल Zero. जीरो हो गया है ना। तो नॉर्मल केस में इसलिए इंड्यूस्ड चार्ज नहीं लेते हैं, पर यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज क्या करेगा, एक अपना एक इफेक्ट बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज तुम्हें लेके चलने हैं जिस केस में तुम्हें अर्थिंग दिखे, ये चीज याद रखना। तो तुमने यहाँ पर जब किया तो देखो इससे ये कट गया और क्यू नॉट सॉरी क्या क्या कट गया भाई, फर्स्ट से मैम थर्ड है। सुनो जो क्यू नॉट है, ये जो ये इंड्यूस्ड चार्ज होगा ये एकदम क्यू नॉट के अपोजिट होगा, तो दिस विल बी क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट जाएगा, यहाँ से तुम्हारा Q2 कितना आ गया, 0। तो एक बार और देख लो, टेंशन मत लो, एक बार और देख। पहले जो इनर शेल है उसकी वजह से के क्यू नॉट बाई आर टी, इंड्यूस्ड चार्ज क्यू नॉट के जस्ट अपोजिट है तो माइनस के क्यू नॉट बाई आर टी, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस वही वाला लेंगे क्योंकि मुझे बाहर वाले शेल के लिए निकालना है, और उसकी आउटर सरफेस पे मैंने बोला कितना चार्ज है, के Q2 बाय R2। पोटेंशियल अर्थिंग है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए तो चार्ज कितना हो गया इस पर, 0, ठीक है। तो पहला हो गया। अब दूसरा सॉल्व करो, पोटेंशियल निकालो इनर शेल पे, इनर शेल पे पोटेंशियल निकालो, यानी पोटेंशियल एट ए। तो तुम्हारे पास चार्ज भी है ए पोटेंशियल पे, ए की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट बाय R1, Yes, ma'am. और इंड्यूस्ड चार्ज के क्यू नॉट बाय क्या लिखूं, R1. कर दिया सत्यानाश। R1 क्यों लिखेंगे भाई, R2 इंड्यूस्ड चार्ज बाहर वाली स्फीयर पे है, तो Yes, बाहर ma'am. वाली शेल की वजह से उसके जो सरफेस पे स्फीयर पोटेंशियल बनता है वही इनसाइड होगा। तो इसकी सरफेस पे कितना बना, के क्यू बाय R2, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, के क्यू नॉट बाय R2। तो पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू नॉट कॉमन ले लो, ये आ गया तुम्हारा 1/R1 माइनस 1/R, आ गया ये पोटेंशियल। ये छोटी छोटी मिस्टेक तुम R1 R2 में कंफ्यूज हो रहे हो, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बढ़ाई जा रही हूँ, क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा। एक और दूं ऐसा ही, Yes, ma'am. देखो यहाँ पे दे रही हूँ इसी रेफरेंस बुक में, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से कर लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो एक वही इनर शेल, एक वही आउटर शेल, इनर शेल की रेडियस वही R1, आउटर शेल की रेडियस वही सिमिलरली R2। केस थोड़ा अलग है, इनर शेल को हमने अर्थिंग करा दिया गया है, और मान लो जो बाहर वाली शेल है इसके पास कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है। इनर शेल के पास कोई चार्ज नहीं है, अब तुम्हें बताना है चार्ज ऑन द इनर शेल एंड पोटेंशियल ऑन द आउटर शेल, वही है क्वेश्चन नंबर 1। चार्ज ऑन इनर शेल, सेकंड पोटेंशियल ऑन आउटर शेल, पोटेंशियल ऑन आउटर शेल। तो अब की बार जो अंदर वाला स्फीयर है उस पर 0 चार्ज है, आउटर शेल के पास कैपिटल Q चार्ज है। बता दो, 5 मिनट है, एक क्वेश्चन का जवाब तो दे दो। इंड्यूस्ड चार्ज मत भूलना, अभी भी इंड्यूस्ड चार्ज याद रखना।
रेडियस R1 R2 में नहीं है। चलो R1 R2 ले लो, यहाँ पे कुछ और है। अब उल्टा मत कर देना, करना क्या है देखो, मान लो ये अर्थिंग पे है तो इसका पोटेंशियल तो जीरो ही है। अब तुम्हें क्या मानना है, मान लो यहाँ पे जो चार्ज है वो मान लो कितना है, क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे कितना चार्ज है, क्यू। तो ये प्लस क्यू तुमने माना, इस शेल पे कितना चार्ज आएगा, आउटर शेल के इनसाइड माइनस क्यू, और आउटर शेल के बाहर साइड कितना आएगा, प्लस का क्यू। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू। तो ये बाहर वाली शेल पे टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों, कैपिटल क्यू प्लस क्यू। तो अब इनर शेल पे पोटेंशियल निकाल लो, हो गया तुम्हारे लिए आसान। इनर शेल पर पोटेंशियल, और उसको जीरो के बराबर कर दो, कितना, के स्मॉल क्यू बाय R1। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से कितना हो गया, माइनस के क्यू बाय R2 प्लस के क्यू प्लस क्यू बाय R2, और इसको जीरो के बराबर कर दो। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो मुझे बोलो एक बार कि मैम यहाँ पे गलती है, या फिर यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। देखो तो ये क्या होगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि मान लो इस पे चार्ज आया प्लस क्यू, तो भाई ये इंड्यूस्ड चार्ज आएगा यहाँ पे माइनस क्यू, जो आउटर शेल की इनर सरफेस है। अब जो आउटर शेल की बाहर वाली सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्ज अगर ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू हो जाएगा। तो बाहर वाली सरफेस पे टोटल ये क्यू चार्ज था और इसमें ऐड और हो गया क्यू प्लस क्यू। तो मैंने पोटेंशियल लिख लिया इनर सरफेस पे। तो इनर सरफेस पे एक तो खुद की वजह से होगा के क्यू बाय R1, एक इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से हुआ माइनस के क्यू बाय, इसका डिस्टेंस तो R2 ही है तो माइनस के क्यू बाय R2, और एक बाहर वाली शेल की वजह से आया कितना, के क्यू प्लस क्यू। तो अब मुझे बताओ कितना आ रहा है ये तुम्हारा, के क्यू कॉमन ले लिया होगा, नहीं नहीं ले तो नहीं सकते। सॉल्व करना, के क्यू बाय R1 एज इट इज प्लस के क्यू बाय R2 को ऐसे लिख लिया, और ये हो जाएंगे माइनस टू के क्यू बाय R2, है ना, माइनस टू के क्यू बाय R2, और ये कितना हो गया, प्लस के क्यू बाय R1। के से के कैंसिल, क्यू को एक साथ लिख लो, यहाँ से मैं क्यू कॉमन ले लूं,
तो ये 1/r1 माइनस 2/r2 प्लस q/r2। करो सॉल्व एक बार इसको, मुझे बताओ कितना आ रहा है, क्यू का रेशो कितना आ रहा है। अरे इस पे क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू और इस पे प्लस। तो पोटेंशियल तुम्हें ए सरफेस पे 0 के बराबर करना है, बस कैलकुलेशन ही करनी है भाई, पोटेंशियल ए और बी। तो कितना आएगा मैं बताती हूँ। क्यू जो तुमने लेट किया है क्यू, वो आया है माइनस क्यू अपॉन, बता दो, r1/r2। ये किस किस का आ रहा है सॉल्व करने के बाद। पोटेंशियल एट ए 0। अब ए पे पोटेंशियल 0 कर लिया। क्वेश्चन क्या था पहला, कि चार्ज ऑन इनर शेल, तो चार्ज ऑन इनर शेल आ गया। बोलो किस किस का ये आया है कि नहीं आया। कैलकुलेशन बची थी भाई, सब कर दिया था। दूसरा है पोटेंशियल ऑन आउटर सरफेस। पोटेंशियल आराम से निकल जाएगा बी पॉइंट पे, बाहर वाले शेल पे। एक तो खुद के चार्ज की वजह, अब देखो नेट चार्ज भी निकाल लेना, जो तुमने वो क्यू प्लस क्यू आया था ना, तो उसमें अब ये वाली वैल्यू पुट करना, तभी वो आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आउटर शेल, अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके ये कितना आ गया था, क्यू प्लस क्यू। यहाँ पे क्यू प्लस क्यू की वैल्यू रखोगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, देखो के क्यू प्लस क्यू अपॉन r2 प्लस के क्यू अपॉन r2, और एक तुम्हारा जो इंड्यूस्ड की वजह से होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन r2 ही रहेगा ना, r1 क्यों, इंड्यूस्ड वाला वो भी r2 ही है। यस ठीक है, मैम। तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो ही गए, ये वाले तो सिर्फ कितना बचा, यही वाला बच गया। वैल्यू रख लेना बस, आ गया आंसर, यही आंसर है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज बाद में पुट करके रख लेना, वरना फिर आंसर नहीं निकलते हैं। ये तुम्हारा आंसर है। तो अब बाकी का हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, और तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो मॉड्यूल्स उठा लो, मॉड्यूल्स में तुम्हें ढेरों सवाल मिल जाएंगे। होमवर्क इसके सवाल जो हैं मॉड्यूल से उठा के करने हैं। फ्लक्स अभी मत पढ़ना, फ्लक्स मैं पहले क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद ट्राई करूंगी। और सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी पढ़ के आओगे। ठीक है बच्चों, तो सी यू। ठीक है।